डियर स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ फिर से एक टॉपिक को लेकर के आप लोगों के सामने आए हैं। आप लोग पिछला वाला वीडियो आप लोग मेरा ज़रूर देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे होंगे तो आप लोग प्लेलिस्ट में उन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। वो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप किसी वीडियो को मेरे मिस मत कीजिए और बिना स्किप किए आप लोग पूरा लाइन टू लाइन एक एक बातों को आप लोग देखते रहिए। और देखने के साथ साथ आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखा भी किया कीजिए, क्योंकि हम तो बोल देते हैं पर आप लोगों को जब तक आप लोग मेरी बात को सुनेंगे तब तक आप लोगों के दिमाग में बात रहेगी। और जब आप लोग मेरी बात को सुनना या मेरी बात को एक दो दिन बाद फिर से रिवाइज करोगे तो आप लोग देखोगे कि मुझे कुछ नया मिल रहा है, तो वही आप लोगों को नया ना लगे, इसलिए आप चीजों को लिखा कीजिए। आप जब चीजों को लिख लेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। आइए आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों को नई चीज हम लोग बताने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग देखते होंगे जैसे जब आप लोगों के भारत का संविधान ये भारतीय संविधान आप लोगों का बना था, तो उससे पहले जैसे यहाँ पर आई थी इंग्लिश कंपनियां, अर्थात जो हम लोग जिनको बोलते हैं अंग्रेज लोग यहाँ पर अधिकार किए थे। अधिकार करने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर शासन व्यवस्था में पूरी तरीके से सहभागिता दी थी। सहभागिता देने के साथ साथ वो यहाँ पर आए तो व्यापार करने, लेकिन उनका ये स्रोत नहीं था कि हम यहाँ पे रह करके यहाँ की कल्चर को, यहाँ की सभ्यता को पूरी तरीके से अपने कल्चर और अपनी सभ्यता में तब्दील कर देंगे पूरी तरीके से। जैसे होता नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं पुनर्जागरण, कि मतलब पूरे देश का पश्चिमीकरण होना, मतलब पूरे वहाँ की सभ्यता, वहाँ का रहन सहन, वो सारी तौर तरीका, उठना बैठना, ये सारी तरीकों का जो पश्चिमी देश है या पश्चिमी या यूरोपीय देशों का भारत में आगमन ही आपका पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण कोई नया नहीं होता है, बल्कि अपनी जैसे कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसमें आप लोगों का आमूल चूल परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है, पुनर्जागरण कहलाता है, रेनेसां कहलाता है। तो इसी तरीके से हम आज आपके लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे कुछ बहुत सारे अधिनियम आते हैं और बहुत सारे एक्ट आते हैं, उन सब के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या अधिनियम और कुछ एक्ट आते हैं जो भारतीय संविधान को बनने में काफी ज्यादा मजबूत एवं कारीगर, जब यहाँ पे अंग्रेजी कंपनियां आई थी तो उस पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित करने के लिए ब्रिटिश वहां पर रूल करता था, ब्रिटिश उन पर अधिकार करता था। वो कंपनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे रखा था कि आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए, वहां से जो आप लोगों को पूंजी मिलता है आप लोग उस पूंजी को इकट्ठा कीजिए। अर्थात जब यहाँ पर व्यापारिक होड़ मची थी, अर्थात पुर्तगाली, डच, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डेनिश, स्वीडिश, ये सब लोग भारत आए थे, तो उसी क्रम में एक अंग्रेजी जब आए थे तो अंग्रेजी लोग अपना यहाँ पे शासन व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ यहाँ पर कुछ घोषणा पत्रों का ऐलान करते थे। उन्हीं घोषणा पत्र को कुछ हम एक्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कुछ एक्ट होते हैं, उन्हीं एक्ट को हम लोग आप लोगों को लेते हैं। पहला एक्ट आया था सन 1773 का, क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं सन 1773 का कौन सा है, रेगुलेट का मतलब ये होता था जहां पर ब्रिटिश क्या करता था, कंपनी के ऊपर रेगुलेट करता था, उसके ऊपर शासन व्यवस्था स्थापित करता था, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। रेगुलेट का मतलब होता है, जैसे आप लोग स्विच देखते होंगे पंखे में, तो पंखे में आप लोगों का रेगुलेटर का बटन होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हम लोग पंखे को अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि हमें तेज करना है, कि कब धीम करना है या कब मीडियम करना है। तो उसी हिसाब से ये भी कंपनी पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही थी। इसमें क्या क्या बातें थी, ये एक्ट क्यों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट का मतलब आप लोग समझे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इस एक्ट के माध्यम से 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी कब, 1774 ईस्वी में। किस एक्ट के थ्रू, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। उस टाइम 3 प्रेसिडेंसी काम कर रही थी, एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी। मतलब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था तो उसे मद्रास और बंबई, उसे जो बंगाल का आपका गवर्नर जनरल था, जिसे हम लोग गवर्नर जनरल बोलते हैं, अभी हम आगे उस पर चर्चा करेंगे गवर्नर जनरल क्या होता है। तो जो बंगाल का आपका गवर्नर जनरल था वो मद्रास और बंबई
का जो गवर्नर जनरल था या मद्रास और बंबई तक उसका रूल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वही मद्रास का भी होता था, वही बंबई का गवर्नर जनरल, कोई अलग नहीं, बल्कि जो बंगाल की गद्दी पर बैठता था वो मद्रास को भी रेगुलेट करता था और बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी थी उसको भी रेगुलेट करता था। अगली बात इसमें और इम्पोर्टेंट और खास करके बात है, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का मतलब कहाँ पे किया गया था, तो कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1774 ईस्वी में किया गया था। इसमें मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर शामिल किया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी तक अधिकार करने तक उसे विस्तारित किया गया, उसकी अधिकार सीमा को काफी अधिक विस्तार किया गया। ये बात थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और इस एक्ट के माध्यम से आप लोगों ने देखा कब हुआ था, 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहां पे स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता में स्थापना की गई थी, जो उसमें सर एलिजा इम्पे उस कोर्ट की चीफ जस्टिस हुई थी, मतलब कलकत्ता हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस सर एलिजा इम्पे हुई थी। ये आप लोगों का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें आप लोगों ने देखा क्या क्या बातें हुई थी और क्या क्या आमूल चूल परिवर्तन हुए थे। अगली बातें आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट आया था, जिसे हम लोग बोलते हैं 1781 को हम लोग बोलते हैं सेटलमेंट एक्ट। सेटलमेंट एक्ट क्यों आया था? तो 1773 में जो कमी थी उसको सुधारने के लिए, या इसमें जो कमियां थी, जो खामियां थी, उसको सुदृढ़ करने के लिए और उसको मजबूत बनाने के लिए एक नया एक्ट आया था। कौन सा? 1781 का सेटलमेंट एक्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, तो 1781 का एक्ट जो था वो सेटलमेंट एक्ट था। इसमें क्या क्या किया गया था, इसमें आप लोगों को ध्यान से देखना है। इसमें बहुत सारी चीजें की गई थी। इसमें आप लोगों को जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उसके अंदर बंगाल का क्षेत्र, बिहार का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र, ये पूरा आधुनिक बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। जैसे आज का आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा, उस टाइम जो आपका बांग्लादेश का पार्ट था वो भी बंगाल प्रेसिडेंसी में आया था, क्योंकि बांग्लादेश 1971 में अस्तित्व में आया था। इस तरीके की जो प्रेसिडेंसी थी 1781 में क्या किया गया था, सेटलमेंट ऑफ एक्ट के माध्यम से जो यहाँ का जो आप लोगों का ये समझिए 1781 का एक्ट क्यों आया था, तो 1773 में इसको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए और इसको मजबूत बनाने के लिए 1781 का सेटलमेंट एक्ट पास हुआ था। क्वेश्चन आता है किस एक्ट को सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं, तो 1781 के एक्ट को सेटलमेंट एक्ट बोलते हैं। अगला एक्ट आप लोगों को देखना है 1784, जिसे हम लोग बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। हम आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहे हैं, बहुत ब्रीफ में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत यहाँ से क्वेश्चन तो आते हैं, लेकिन आप लोगों को ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखने हैं कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसी बात को आप लोगों को देखना है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें कंपनी के दो मामलों का गठन किया गया था। एक कंपनी के दो मामले होते थे, जैसे आप लोग एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल होता था और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही गवर्नर जनरल का चयन करता था। गवर्नर जनरल का चयन कौन करता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर गवर्नर जनरल का तो चयन तो करता था, लेकिन गवर्नर जनरल के चयन करने में उसे अनुमति लेनी पड़ती थी किसकी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। मतलब उसकी अनुमति या उसका परामर्श लेना, एक प्रकार से परामर्श लेना पड़ता था किसका? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब पूछा जाता है क्वेश्चन 1784 किस एक्ट के माध्यम से दो मामलों का गठन किया गया था, तो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कब गठन हुआ था इसका, 1784 में, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये कंपनी को पूरी तरीके से क्या करता था? कंट्रोल करता था। उस पर कंट्रोल का मतलब ये होता है जैसे कोई व्यक्ति होता है तो उसके ऊपर एक कंट्रोलिंग पावर होती है कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को फ्री ना महसूस कर पाए, उसकी शक्तियों पे कहीं ना कहीं कुछ सीमा लगने पाए, तो वही कंट्रोल करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो ये कंपनी के व्यापारिक मामलों को देखता था और ये कंपनी के सलाहकार या कंपनी का, ऐसे समझ लीजिए, कंपनी को पूरी तरीके से कंट्रोल करता था।
इस तरीके की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का इसमें गठन किया गया और गवर्नर जनरल को क्या कहा गया था, गवर्नर जनरल का चयन कौन करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसकी सहमति से करेगा, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की सहमति से करेगा। इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब हुआ था, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल आप लोगों ने जाना, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस चीज के लिए बनाया गया था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो गवर्नर जनरल होंगे वो क्या होंगे, जो गवर्नर जनरल होंगे। और इसमें एक बात ये भी कही गई थी, अब तक जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल, अब तीनों लोगों को अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से अधिकार बंगाल के गवर्नर जनरल को मिला था। और बंगाल के गवर्नर जनरल दोनों के गवर्नर जनरल अर्थात मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल को पूरी तरीके से रेगुलेट करते थे। और रेगुलेट करने का मतलब आपको किस एक्ट में ये बात कही गई है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। आपसे क्वेश्चन आएगा किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ था, तो 1784। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन 1784। अगली बात आती है 1793 का चार्टर एक्ट। हम सारा एक्ट आप लोगों को बता रहे हैं 1793 का। तो इसमें क्या किया गया था, इसमें कंपनी के अधिकारों को, चार्टर एक्ट का मतलब क्या होता था, अब तक देखते हैं आप लोग रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद आप लोगों का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट में यह किया गया था कि कंपनी के अधिकारों को, उसे या कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया था, मतलब उसे 20 वर्षों तक एक्सटेंड कर दिया गया था, उसको 20 वर्षों तक और ज्यादा बढ़ा दिया गया था। किस एक्ट के माध्यम से या किस चार्टर एक्ट के माध्यम से, 1793 के एक्ट के माध्यम से कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों तक के लिए और अधिक एक्सटेंड कर दिया गया था। अगला एक्ट हम लोग आते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या कहा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसमें भी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरीके से नहीं बल्कि आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। अगर दो क्वेश्चन आता है, कंपनी के पूर्ण एकाधिकार को समाप्त किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट को। अगर पूछा जाएगा कंपनी के आंशिक एकाधिकार को समाप्त किया गया था, तो 1813 के एक्ट से। 1813 एक्ट के माध्यम से और क्या क्या किया गया था, पहला इसे लेकिन चाय के संबंध में और चीन के संबंध में इसे एकाधिकार प्राप्त था कि वो चाय के साथ व्यापार कर सकता है, मतलब चाय के संबंध में वो अन्य देशों से व्यापार कर सकता है और चीन के साथ उसके व्यापार पर एकाधिकार रहेगा, मतलब चीन के साथ उसके व्यापार में उसको मोनोपोली मिलेगी। मतलब चीन के संबंध में और चाय के संबंध में उसको एकाधिकार में छूट मिली थी, लेकिन बाकी एकाधिकार उसके समाप्त कर दिए गए थे। अगली बात इसमें यह कही गई थी कि ईसाई मशीनरियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति हो गई थी। मतलब ईसाई मशीनरी का मतलब यह होता है कि उन लोग भारत में आए, मतलब क्रिश्चियन समुदाय के या क्रिश्चियन कम्युनिटी के सदस्य यहाँ पे व्यापार करें, अपने धर्म का प्रसार करें, इस तरीके की स्वतंत्रता इसमें मिल गई थी 1813 के एक्ट में। और इसमें एक सबसे प्रबल बात या सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कही गई थी कि इस एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किए जाने की घोषणा की गई। क्वेश्चन आता है किस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए व्यय किए जाने की घोषणा की, 1813 का चार्टर एक्ट। ये भारतीयों के लिए एक प्रकार से वरदान एक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था 1813 का। कौन सा एक्ट, चार्टर एक्ट। कितनी चीज इसमें की गई थी। अगला एक्ट हम लोग आते हैं आगे, अगला एक्ट आप लोग देखोगे 1833 का चार्टर एक्ट। जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने उस पर आप लोगों को फोकस करना है। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया था, अब तक यहाँ पे आंशिक एकाधिकार था, अब यहाँ पे कंपनी के एकाधिकार को, इसमें 1813 से 1833 अर्थात 20 साल का गैप है, तो 20 साल तक कंपनी को एकाधिकार प्राप्त था
कंपनी को चाय और चीन के संबंध में, मतलब चाय के साथ व्यापार कर सकते हैं और चीन के साथ व्यापार करने में मोनोपोली था। लेकिन अब क्या हुआ था 1833 में चाय के साथ भी और चीन के साथ भी उनका व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, अर्थात उनका मोनोपोली खत्म कर दिया गया। अब उनका यहाँ पे आंशिक था, अब यहाँ पूरी तरीके से व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया। अगला इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हुई, इसमें प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था और प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता या प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष बने थे लॉर्ड मैकाले, इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष बने थे, जो अंग्रेजी शिक्षा को आधुनिक शिक्षा में तब्दील किए थे, वो हम आगे बताएंगे आप लोगों को। और दास प्रथा को इसमें अवैध बनाया गया। दास प्रथा को क्या किया गया था, जो आप लोगों को दास होते थे, दास का मतलब ये होता था, मध्यकाल में देखते होंगे जो दास व्यवस्था ये होती थी कि जो लोग, मतलब पहले ये था कि आदमी का क्रय विक्रय होता था, तो उसमें दास प्रथा का इस एक्ट के माध्यम से समाप्ति किया गया, दास प्रथा को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया गया। अगली बात इसमें ये आती थी कि जो परीक्षाएं होंगी, अर्थात जो मतलब इसमें नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। नामजदगी का मतलब क्या होता है, इस बात को पॉइंट आउट किया कीजिए, जो टर्म ना है उसी बात से क्वेश्चन आता है। नामजदगी का मतलब ये होता है कि किसी चीज का नामजदगी सिद्धांत का मतलब ये होता था कि अब कोई भी भर्ती होगी वो कैसी होगी, वो बिना किसी धर्म के, बिना जाति के, बिना मूल वंश के, बिना लिंग के, बिना जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो करके, बल्कि उसे खुली भर्ती होगी। मतलब इन सभी आधारों पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसके धर्म के आधार पे, उसकी मतलब आदि जैसी सेवाओं में, आदि जैसी सिविल सेवाओं में किसी भी प्रकार के इस तरीके के जो आर्टिकल 16 आप लोगों का कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और उद्भव क्रम के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात नामजदगी के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे कोई ऊंच नीच या कोई धर्म से ये कोई ऐसी तरीके की भेदभाव इसमें पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आप लोग देखिएगा, इस एक्ट में क्या किया गया था। इस एक्ट में जो आप लोग देख रहे होंगे, इस एक्ट में 3 बातें इंपॉर्टेंट। इस एक्ट में आप लोगों को एक बात आप लोग देखेंगे, इस एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, या जो आप लोग जिसको हम लोग बोलते हैं जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह करके उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब जो बंगाल तक सीमित था उसे पूरे भारत में, अर्थात बंगाल, मद्रास और बॉम्बे तीनों प्रेसिडेंसी को एक में समाहित कर दिया गया और उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से? 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से। अगली बात आती है 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट में क्या किया गया था? 1858 के एक्ट में भारत में क्या हुआ था, जो आप लोगों का अभी तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनको समाप्त कर दिया गया था। और यहाँ पे क्या बात हुई थी, तो इसको आप लोग जरूर देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई थी। 1858 के एक्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया था और वहां पर जो कंपनी का शासन, अर्थात जो कंपनी अब तक रूल कर रही थी, वो कंपनी के हाथ से निकल करके ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब वहां पे जो ब्रिटिश की सम्राज्ञी होगी, अर्थात महारानी होगी, यहाँ पर कंपनी के एकाधिकार को या कंपनी के शासन को पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, खत्म करने की बात की गई इस एक्ट के माध्यम से। 1873 में ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया। इस एक्ट में यह बात की गई कि अब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जाता है, अर्थात कंपनी का जो शासन था या कंपनी जो रूल कर रही थी, अर्थात जो भारत में वो अपना जो अब तक कंपनी काम कर रही थी, अब कंपनी बल्कि कंपनी वहां पे रूल नहीं करेगी। अब कौन रूल करेगा? अब वहां पे पूरी शासन शक्ति वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली जाएगी। अब तक आप प्रत्यक्ष था, लेकिन यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से शासन व्यवस्था ब्रिटिश के द्वारा रेगुलेट की जाएगी।
ये कहा गया था 1858 के एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से जो गवर्नर जनरल शब्द था उसको वायसराय में तब्दील किया गया। अब वायसराय क्या हो गए, अब वायसराय कंपनी के लिए ना काम करके बल्कि वो किसके लिए काम करेंगे, गवर्नर जनरल, सॉरी वो किसके लिए काम करेंगे, तो इनकी जो अब तक जो गवर्नर जनरल होते थे वो कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन जो वायसराय होंगे वो किसके लिए काम करेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य के तरफ, ब्रिटिश जो महारानी हैं उनके लिए काम करेंगे, अर्थात उनके प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। ये कहा गया था इस एक्ट के माध्यम से। इस एक्ट के माध्यम से पहली बार 15 मंत्री परिषद का सृजन किया गया था, एक नया पद गठन किया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय परिषद या भारत परिषद। भारत परिषद नामक पद का सृजन किया गया था कि वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होगी उसमें एक परिषद का गठन किया गया था जिसे हम लोग बोलते हैं भारतीय परिषद या भारत परिषद का एक नया पद सृजन किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भारत परिषद का पद किस एक्ट के थ्रू सृजन किया गया था, तो 1858 के थ्रू। और कितनी 15 मंत्री परिषदीय पद का या 15 मंत्री परिषद लोगों का एक अलग से 15 लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया गया। एक नए मंत्री परिषद की यहाँ पे परिकल्पना परिलक्षित होती है, दिखाई पड़ती है 1858 के एक्ट में। 1861 के एक्ट के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। इस एक्ट के माध्यम से विभागीय कार्य प्रणाली का शुभारंभ किया गया। विभागीय कार्य प्रणाली का मतलब ये हो गया कि अब जो वहां पे जो मद्रास है और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, वो भी जो वहां की उनकी प्रांतीय परिषद है, तो उन लोग भी इस पर कानून बना सकते हैं। लेकिन अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा, तो अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देगा, वो वहां पे जो बंगाल पे बैठा रहेगा, अर्थात बंगाल का गवर्नर जनरल। तो इस तरीके से विभागीय कार्यपाल, यहां पर ये कहिए तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई। प्रांतीय परिषदों को भी अधिकार दिया गया कि वो भी कानून बना सकते हैं, उनको भी अधिकार दिया गया, लेकिन वो अधिकार सीमित तौर पे दिया गया। मतलब उनके अधिकार पर अमली जामा पहनाना किसका काम है, जो आप लोगों का वायसराय होगा। इस तरीके का उनको एक प्रकार का अधिकार दिया गया। 1861 के एक्ट के ही माध्यम से इसमें और सारी बातें की गई थी। इसमें 1861 के एक्ट के ही माध्यम से पहली बार भारतीयों को विधि के प्रश्न में या विधि के संदर्भ में बोलने की या विधि के संदर्भ में कोई बात चल रही है उसमें भाग लेने की या भारतीयों को शामिल करने की बात की गई थी 1861 के अधिनियम के माध्यम से। 1861 का अधिनियम आप लोगों ने देखा, इतनी सारी चेंजिंग इसमें की गई थी। अगला काम आता है 1892 का अधिनियम। 1892 का अधिनियम क्या था, इसमें क्या किया गया था, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। इनडायरेक्ट, जो आज भी जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है, तो इस तरीके का अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी। यहां पर भारतीयों को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी। बहस करने के साथ साथ उनको वहां पे उन लोग बहस कर सकते हैं, अर्थात उन लोगों को अर्थात भारतीयों को बजट पर बहस करने की पूरी तरीके से छूट मिली थी। 1892 के अधिनियम पे भारतीयों को बजट पर क्या करने की, बहस करने की, अर्थात उनको प्रश्न पूछने की भी छूट मिली थी। लेकिन वो प्रश्न कैसा था, वो प्रश्न पूरक प्रश्न नहीं होता था। पूरक प्रश्न का मतलब ये होता था, जैसे हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें तो आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियरिटी चाहिए तो आप दूसरा प्रश्न, मतलब उसी से रिलेटेड कोई दूसरा पूछ लीजिए या उसी को और क्लियरिफाई करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को पूछने की आजादी नहीं थी, वो देना या ना देना वो उन लोग पे डिपेंड करता था। लेकिन ये एक प्रकार की सहूलियतें देना स्टार्ट हो गई थी 1892 के अधिनियम के माध्यम से। अगला 1909 का अधिनियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिनियम, मार्ल मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार सांप्रदायिकता की नींव पड़ी। अंग्रेज लोग यही चाहते थे कि भारत क्या कर दें कि मुस्लिम और अंग्रेजों के बीच में एक प्रकार की फूट डाल दें।
जिससे उनके बीच में जो एकता और अखंडता है या जो आपसी जो एक प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना है उसको हम लोग थोड़ा सा तोड़ दें या उसको कमजोर कर दें, जिससे हमारा शासन प्रशासन काफी टाइम तक बिना रुके अच्छी तरीके से चलता रहे, क्योंकि 1857 की क्रांति ने उनको झकझोर कर रख दिया था। तो इस तरीके से 1909 का अधिनियम मार्ल-मिंटो सुधार अधिनियम, इसमें क्या हुआ था, तो इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार पता ही होगा आप लोगों को, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के आधार पर बांटने की बात की गई थी। अब तक आप लोगों ने देखा था यहाँ भारतीयों को प्रश्न, यहाँ पे एक काम और किया गया था कि अब उनको पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई थी। वो पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न वो पूछ सकते थे। पूरक का मतलब आप लोग देखते ही हैं, मैंने बताया पूरक प्रश्न। तो 1909 का अधिनियम और क्या क्या बातों को इंडिकेट करता है और कई सारी बातों को अपने साथ ये अपने साथ रखता है। इसमें मार्ल-मिंटो सुधार अधिनियम, सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है लॉर्ड मिंटो सेकंड को। लॉर्ड मिंटो सेकंड, एक लॉर्ड मिंटो प्रथम है, एक लॉर्ड मिंटो सेकंड है। कार्यकाल 1905 से 1910 तक। तो इन्हीं के टाइम पर क्या हुआ था, हम जब गवर्नर जनरल का चैप्टर पढ़ाएंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे। तो लॉर्ड मिंटो के टाइम पर ये पूरी तरीके से यहाँ पर सांप्रदायिकता की नींव पड़ी थी। अंग्रेजों ने यही नीति अपनाई थी कि फूट डालो, राज करो, लोगों के बीच में जो राष्ट्रवाद है, जो लोगों के बीच में आक्रोश है, उसको कमजोर कर देना, कि लोग आपस में ही भिड़ते रहें, आपस में ही कटते रहें और इस कारण से वो लोग आपस में ही तनावपूर्ण रहें और हम इसका फायदा उठा लें। तो ये 1909 के अधिनियम में देखने को मिलता है। 1909 का अधिनियम आप लोगों ने देखा। अगला 1909 में आप लोगों को इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने जितनी बातें आप लोगों को बताई, पूरक प्रश्न पूछने की आजादी मिल गई थी। दूसरी बार मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के आधार पर बांटने की बात की गई थी। इसमें और सारी छूटें मिली थी, इसमें बहुत सारी छूटें दी थी, लेकिन ये इस और लॉर्ड मिंटो सेकंड को सांप्रदायिकता का हम लोग जनक मानते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता का बीज इसने ही बोया था। 1919 का अधिनियम, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, ये आप लोग देख, मार्ल-मिंटो है, ये चेम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, क्योंकि 1919 आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग देख रहे होंगे कि जब आप 5, 10 से 16 और 16 से 21 तक का कार्यकाल किसका था, तो चेम्सफोर्ड का था। तो 1900 इसमें क्या था, इसमें अब तक मुसलमानों के लिए बात की गई थी, इसमें सिखों के लिए बात की गई थी कि सिखों को भी हम लोग क्या कर देंगे, उनको भी पृथक निर्वाचन के आधार पर बांटने की बात की गई थी सिखों को। इसमें जो अभी आप लोग इसको यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। जैसे पहले आप लोग बंगाल में द्वैध शासन लागू था, क्लाइव के समय लागू था, फिर हेस्टिंग आया तो उसको हटा दिया था। तो इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा किस एक्ट के माध्यम से हटाया गया था, तो आप लोग ध्यान रखे रहिएगा किस एक्ट के माध्यम से हटाया गया था। आप लोग ये जैसे आप लोग क्लाइव आया था तो बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो द्वैध शासन का मतलब ये होता था, जो इंपॉर्टेंट विषय होते थे वो गवर्नर जनरल के पास होते थे, उस पर गवर्नर जनरल रूल करता था, और जो अनइंपॉर्टेंट विषय होते थे, जो अनसिग्निफिकेंट वाले विषय होते थे, जो अमहत्व वाले विषय होते थे, उस पर रूल कौन करता था, तो प्रांतीय परिषद करती थी, वो भी गवर्नर जनरल की रिकमेंडेशन पे ये होता था। तो इसमें आप लोगों ने देखा प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। इसमें सबसे पहले देखना था, इसमें दो तरीके की, जैसे आज की लोकसभा राज्यसभा आई थी, तो उस टाइम वो एक केंद्रीय विधानसभा आई थी और एक राज्य परिषद आई थी। केंद्रीय विधानसभा आज का लोकसभा और राज्य परिषद आपका राज्यसभा। इनका कार्यकाल, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का होता था और राज्य परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष का होता था। ये सारी बातें थी और मुसलमानों को यहाँ पर आप लोगों ने देखा, और इसी अधिनियम के द्वारा पहली बार महिलाओं को वोटिंग करने का अधिकार मिला, अर्थात वोट देने का अधिकार मिला। तो आप लोगों ने इतनी बातें देखी, प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था, ये जो पृथक निर्वाचन था इसमें सिखों को शामिल किया गया था। तीसरी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने और इसमें क्या देखी, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों ने देखी कि यहाँ पर क्या हुआ था, जो आप लोगों को जो अब तक द्वैध शासन, कहाँ अब तक प्रांत में द्वैध शासन लागू हुआ था, एक केंद्रीय विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का, राज्य परिषद का कार्यकाल 1 वर्ष का था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इतनी सारी बातें 1919 के अधिनियम में थी, जिसे हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1935 का अधिनियम, इसमें कई सारी बातें की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। आज का आपका संविधान है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा,
क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन आता है, जैसे 1935 का अधिनियम आप लोगों का पूरा संविधान है, ये आप लोगों का पूरा संविधान ही समझिए। इसमें क्या क्या बात कही गई थी, यही आज परिकल्पना परिलक्षित होती है। इसमें आप लोगों ने देखा, यहाँ पर मुसलमानों को, यहाँ पे सिखों को, यहाँ पे ईसाइयों को और आंग्ल यूरोपियों को भी कह दिया गया कि आप भी किसमें हो गए, पृथक निर्वाचन में। इसमें बात की गई कि एक अखिल भारतीय संघ होगा। आज भी एक संघ है, एक मजबूत संघ है, एक सशक्त संघ है, इसी की परिकल्पना है 1935 के अधिनियम के द्वारा। 1935 के अधिनियम में म्यांमार को भारत से अलग किया गया, अर्थात उस टाइम बर्मा था, तो बर्मा को भारत से अलग किया गया किस अधिनियम के द्वारा, 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला इसके द्वारा क्या किया गया कि जो ब्रिटिश संसद थी उसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई थी। जो ब्रिटिश संसद थी उसकी सर्वोच्चता स्थापित की गई थी किस अधिनियम के द्वारा, आप लोगों को पता है 1935 के अधिनियम के द्वारा। इसमें क्या किया गया था, एक फेडरल न्यायालय की स्थापना की गई थी, अर्थात एक शीर्ष न्यायालय जैसे आज सुप्रीम कोर्ट काम करती है, तो इसी की परिकल्पना से आज एक सुप्रीम कोर्ट आप लोगों को दिखता है और उसके नीचे सारे निर्णयों को, या जो फौजदारी या आपराधिक, जो फौजदारी या सिविल मामले होते हैं उनके सारे मामलों को चेंज करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता था। तो इसी एक्ट में आप लोगों ने देखा था, एक अखिल भारतीय संघ होगा, प्रांतों को हम लोग स्वायत्ता देंगे, प्रांत का मतलब जो राज्य होंगे उनको स्वायत्ता होगी, वो लोग स्वतंत्र होंगे, कि जो एक संघीय व्यवस्था का हम लोग ढांचा है, जब प्रांत स्वतंत्र होंगे, जब प्रांतों को अधिकार मिलेगा, तभी संघीय व्यवस्था भारत में कहना स्पष्ट होगा, तभी हम लोग कहेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था पाई जाती है। लेकिन बहुत लोग राजनीतिक अर्थशास्त्री या राजनीतिक जो लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था पाई जाती है, क्वासी फेडरल अर्थव्यवस्था पाई जाती है, कि संघ का मतलब होता है केंद्र और राज्य के बीच में सब कुछ बटा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि केंद्र के पास ज्यादा अधिकार है राज्यों की तुलना में। तो इस तरीके की अखिल भारतीय संघ होगा, प्रांतों को स्वायत्ता होगी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता होगी, सांप्रदायिकता का विस्तार होगा। सांप्रदायिकता का विस्तार आप लोगों ने देखा, इसमें ईसाइयों को और आंग्ल यूरोपियों को शामिल कर दिया गया। भारतीय परिषद का अंत होगा, जो छोटी छोटी परिषद थी, जो स्टेट काउंसिल थी या जो राज्य परिषद थी, उनको खत्म कर दिया गया था, भारतीय परिषद को खत्म कर दिया गया था। और जो अब तक प्रांतों में द्वैध शासन चालू था, उसे प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था। इसी तरीके से और कई सारी बातें इसमें की गई थी। और आप लोगों को इसी में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 लिस्ट, जैसे आप लोगों ने 1919 के विषय में 2 विषय आप लोगों को यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए, ध्यान सुनिएगा। 1919 में 2 विषय होते थे, एक आरक्षित विषय होता था, एक स्थानांतरित विषय होता था। जैसे हम लोग आरक्षित विषय की जिस पर गवर्नर जनरल रूल करता था, स्थानांतरित विषय पे गवर्नर जनरल किसकी सलाह पे करता था, जो वहां पे प्रांतीय परिषद होती थी उनकी सलाह पर वो रूल करता था। तो ये, लेकिन अंतिम रूप से अधिकार किसके पास होता था, गवर्नर जनरल के पास होता था। तो इन सारे तरीकों में फिर से सुनिए, 1935 का एक अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना होगी, आगे एक संघ मजबूत होगा, भारतीय परिषद का अंत होगा, सांप्रदायिकता का विस्तार होगा, फेडरल न्यायालय की स्थापना होगी, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त होगा और केंद्र में द्वैध शासन लागू होगा। इसी तरीके से जो आप लोगों का बर्मा था उसे भारत से अलग किया गया। इसी तरीके से कई सारी चीजें इसमें की गई थी। बर्मा को भारत से अलग किया गया और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीनों सूचियों का सम्मिलित रूप से प्रावधान कहाँ मिलता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में। एक बात आप लोगों को 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो आप लोगों ने देखा था, जो गवर्नर था, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल शब्द जोड़ा गया था। गवर्नर जनरल इसमें आया। गवर्नर जनरल अब तक बंगाल का था, 1833 में उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, 1858 में उसी पद को हम लोग वायसराय में तब्दील कर दिए। तो ये था मेरा आपका आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों को जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।